हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम कक्षा 6 के विषय इतिहास और नागरिक शास्त्र के पाठ 1 सभी जन एक हैं के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो पाठ है यहाँ पर सभी जन एक हैं, जिसका अर्थ होता है कि भारत जो है विविधताओं वाला देश है। इट मीन्स भारत में विभिन्न धर्मों के लोग रहते हैं, अलग अलग भाषाएं हैं, अलग अलग त्योहार हैं, अलग अलग पहनावे हैं। तो इन सभी के होते हुए भी भारत के जो लोग हैं वो एक हैं। तो आइए शुरू करते हैं। बॉक्स में लिखी कविता आपने जरूर पढ़ी होगी। तो यहाँ पर देखते हैं पहले कौन सी कविता है। हिंद देश के निवासी यानी कि हिंदुस्तान के निवासी, हिंद देश के निवासी सभी जन एक हैं। रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक हैं। बेला गुलाब जूही चंपा चमेली, प्यारे प्यारे फूल गुथे माला में एक हैं। कोयल की कूक न्यारी पपीहे की टेर प्यारी, गा रही तराना बुलबुल राग मगर एक है। गंगा जमुना ब्रह्मपुत्र कृष्णा कावेरी, जाके मिल गई सागर में हुई सब एक है। तो यहाँ पर ये जो कविता दी गई है आपने कहीं ना कहीं जरूर पढ़ी होगी। जिस प्रकार बेला गुलाब जूही चंपा और चमेली जैसे अलग अलग रूप रंग और खुशबू वाले फूल एक साथ गूंथकर एक सुंदर माला बनाते हैं, उसी तरह हमारे देश के विभिन्न धर्मों जातियों रूप रंग पहनावों एवं संस्कृतियों के लोगों से हमारा समाज बना है। इट मीन्स हम सभी एक समाज में रहते हैं। भारत विविधताओं का देश कहा जाता है। इसके विभिन्न भागों में अलग अलग भौगोलिक एवं जलवायु की स्थितियां पाई जाती हैं। दक्षिण भारत का पठारी क्षेत्र विश्व की प्राचीनतम कठोर चट्टानों द्वारा निर्मित है। उत्तर में विश्व का नवीनतम एवं सबसे ऊंचा पर्वत हिमालय है। भारत में एक और जहां चेरापूंजी और मॉनसिनरम जैसे अत्यधिक वर्षा वाले स्थान हैं, इट मीन्स इन दोनों जगहों पर बहुत अधिक वर्षा होती है। वहीं ऐसे भी स्थान हैं जैसे कि राजस्थान जैसे शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश भी हैं। संसार के विभिन्न भागों में रहने वाले लोगों का खान पान रहन सहन पहनावा बोली आदि एक दूसरे से भिन्न है। समय समय पर विश्व के विभिन्न भागों से लोग भारत आते रहे और यहाँ स्थायी रूप से बसते गए। इन लोगों के साथ नए धर्म नए रीति रिवाज तथा नई भाषाएं आती गईं। इससे भारत की संस्कृति में विविधता आ गई। अनेक बोलियां, हमारे देश में अनेक बोलियां बोली जाती हैं। हमारे समाज में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई पारसी जैन बौद्ध और अन्य समुदाय एक साथ मिलजुल कर रहते हैं। ऐसा कहा जाता है कि हमारे देश में प्रत्येक 200 से 250 किलोमीटर के बाद बोली रहन सहन और रीति रिवाजों में अंतर हो जाता है। देश में लगभग 225 भाषाएं बोली जाती हैं, जिनमें 22 भाषाएं मुख्य हैं, जैसे कि हिंदी उर्दू बांग्ला ओडिया मराठी पंजाबी तेलुगु तमिल आदि। हमारे प्रदेश में मुख्यतः हिंदी भाषा बोली जाती है। यहाँ अवधी ब्रज भोजपुरी बुंदेलखंडी आदि आंचलिक बोलियां भी बोली जाती हैं। जब हम देश के एक भाग से दूसरे भाग में आते जाते हैं तो भाषा की यह विविधता कभी कभी परेशानी का कारण बन जाती हैं। दूसरी तरफ इन अलग अलग भाषाओं में लिखा गया है साहित्य हमारे देश की साहित्यिक समृद्धि को भी बढ़ाता है। अब हम जानेंगे विभिन्न त्योहारों के बारे में। भारत के त्योहारों में भी विविधता मिली हुई है। विभिन्न धर्मों के अनुयायी अलग अलग त्योहारों को मनाते हैं। होली दीपावली तथा दशहरा हिंदुओं के प्रमुख त्योहार हैं। ईद मुस्लिमों का, प्रकाश पर्व सिखों का तथा क्रिसमस ईसाइयों का प्रमुख त्योहार है। बौद्ध लोग बुद्ध पूर्णिमा जैन महावीर जयंती तथा पारसी नवरोज का उत्साह से मनाते हैं। इन त्योहारों को सभी मिलजुल कर मनाते हैं। कुछ त्योहार ऐसे भी हैं जिन्हें भारत के विभिन्न भागों में अलग नामों और अलग तरीकों से मनाया जाता है, जैसे कि बैसाखी पंजाब में, ओणम केरल, पोंगल तमिलनाडु में तथा मकर संक्रांति उत्तर भारत में। ये त्योहार फसल के पकने तथा काटने के अवसर पर मनाए जाने वाले त्योहार हैं। इनके अलावा राष्ट्रीय पर्वों जैसे कि स्वतंत्रता दिवस गणतंत्र दिवस तथा गांधी जयंती को हम सभी भारतवासी मिलजुल कर एक साथ राष्ट्रीय भक्ति के भावना के साथ मनाते हैं। आप देख सकते हैं पहले चित्र में यह है दीपावली का त्योहार। दीपावली पर दिए जलाए जाते हैं। ईद पर ईदगाह जाते हैं, एक दूसरे के गले मिलते हैं, नमाज पढ़ते हैं। नेक्स्ट पिक्चर में है लोहड़ी का त्योहार। यहाँ पर है ये क्रिसमस का त्योहार। देश के विभिन्न नृत्य, अब हम हमारे देश में कौन कौन से नृत्य हैं, कौन से राज्य का कौन सा नृत्य है, इस सब के बारे में जानेंगे। हमारे देश के अलग अलग क्षेत्रों की संस्कृति वहाँ के नृत्यों में झलकती है। जैसे उत्तर प्रदेश का है कथक, तमिलनाडु का नृत्य है भरतनाट्यम, ओडिशा का
जो नृत्य है वो है ओडिसी तथा केरल का नृत्य है कथकली। इन नृत्यों की अपनी अपनी अलग निर्धारित पोशाकें, शैली तथा मुद्राएं होती हैं। ये सारे नृत्य भारतीय पौराणिक कथाओं पर आधारित हैं। अब हम जानेंगे कि हमारे देश में जो है अलग अलग पहनावे हैं। हमारे देश के विभिन्न भागों में पहनावे की भी विविधता दिखाई देती है। साड़ी और धोती अनेक स्थानों पर पहने जाते हैं, लेकिन उनके पहनने का ढंग बदल जाता है। पहनावों का संबंध उस क्षेत्र की जलवायु से भी होता है। कश्मीर में पहने जाने वाला फिरन, यानी कि फिरन पहना जाता है कश्मीर में, तो फिरन जो है जाड़े से बचाता है। राजस्थान में पहनी जाने वाली बड़ी बड़ी पगड़ियाँ वहाँ के गर्म रेगिस्तानी मौसम से बचाती हैं। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि विविधता में एकता कैसे है। क्या आप भारतीय क्रिकेट टीम के कुछ प्रमुख खिलाड़ियों के नाम जानते हैं? तो आइए इस टीम पर एक नज़र डालते हैं। तो यहाँ पर खिलाड़ियों के नाम हैं महेंद्र सिंह धोनी, विराट कोहली, शिखर धवन, रोहित शर्मा, आर अश्विन, युवराज सिंह, रविंद्र जडेजा, सुरेश रैना, भुवनेश्वर कुमार, मोहम्मद शमी और हार्दिक पांड्या। तो इस टीम में आपने क्या खास बात देखी है? तो इस टीम में जो है ये खास बात है कि ये जो लोग हैं, जो खिलाड़ी हैं, वो अलग अलग राज्य के हैं, अलग अलग प्रदेशों के हैं और अलग अलग धर्म के हैं। तो ये जो खिलाड़ी हैं अलग अलग प्रदेशों और धर्मों के खिलाड़ी हैं, जो कि एक साथ खेलते हैं। ये सभी खिलाड़ी विभिन्न प्रांतों एवं धर्मों से संबंध रखते हैं। ये सभी खिलाड़ी अपने अपने क्षेत्रों की अलग अलग बोलियां भी बोलते हैं, लेकिन विदेशी टीम के विरुद्ध खेलते समय ये सभी खिलाड़ी एक सूत्र में बंधकर यानी एक साथ देश के लिए खेलते हैं। भारत के लिए जीत हासिल करके इसका मस्तक ऊंचा करते हैं। सचिन तेंदुलकर को भारत के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। आपने अपने बड़ों से आज़ादी की लड़ाई की कहानी जरूर सुनी होगी। हमारे देश को गुलामी की जंजीरों से निकालने के लिए देश के कोने कोने से अलग अलग धर्मों और जातियों के लोगों ने एकजुट होकर संघर्ष किया। इस लड़ाई में सबने अपना योगदान दिया। आज़ादी की लड़ाई में महात्मा गांधी, चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, अशफाक उल्लाह खां तथा सुभाष चंद्र बोस के योगदान की जानकारी एकत्र कीजिए। आप जो है इनके चित्र भी जो है इकट्ठा कर सकते हैं या फिर ड्रॉ कर सकते हैं। आपने देखा है कि अनेक धर्मों, जातियों, भाषाओं, पहनावों आदि के लोग देश के लिए एकजुट हो जाते हैं। इन सभी विविधताओं के होते हुए भी भारत में हमेशा एकता रही है। यह देश एक ऐसी फुलवारी है जो अलग अलग रंगों और खुशबुओं के फूलों से सजी है। हमारे समाज की विभिन्न चिंताएं, तो हमारे समाज में जाति के आधार पर भेदभाव देखने को मिलता है। निम्न समझी जाने वाली जातियों को उनके अधिकार दिलाने के लिए महात्मा गांधी, ज्योतिबा फूले एवं डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर जैसी महान विभूतियों ने महत्वपूर्ण योगदान दिया। हमारे देश की स्वतंत्रता के बाद संविधान बनाते समय डॉक्टर अंबेडकर ने अस्पृश्यता, जैसे कह सकते हैं छुआछूत, मिटाने के लिए महत्वपूर्ण सुझाव दिए। छुआछूत को अब कानूनी रूप से समाप्त कर दिया गया है। भारत के प्रत्येक नागरिक को, चाहे वह किसी जाति, लिंग या धर्म का हो, समान अधिकार और समान अवसर प्राप्त हैं। सभी को सरकारी नौकरियां पाने के लिए समान अवसर दिया गया है। वर्षों से भेदभाव से पीड़ित जातियों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए संविधान में उनके लिए सरकारी सेवाओं में आरक्षण की भी व्यवस्था दी गई है। बाल श्रम हमारे देश की मुख्य चिंताओं में से एक है। बाल श्रम से आज से 14 वर्ष की आयु से छोटे बच्चों से मजदूरी कराना है। गरीबी और अशिक्षा बाल श्रम का मुख्य कारण है। बाल श्रम से बच्चों की शिक्षा एवं स्वास्थ्य प्रभावित होते हैं। हमारे देश में 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को शिक्षा का अधिकार दिया गया है। साथ ही बाल श्रम के खिलाफ सख्त कानून भी बनाए गए हैं। हमारे समाज में बालिका सुरक्षा भी एक चुनौती का विषय है। बालिका सुरक्षा का तात्पर्य बालिकाओं को यह वातावरण उपलब्ध कराने से है जिसमें वह सुरक्षित हो। इसके लिए बालिकाओं को आत्मरक्षा की विभिन्न तकनीकें सिखाना आवश्यक है। इस हेतु सरकार द्वारा कई कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। इनके अंतर्गत लड़कियों को आत्मरक्षा की विभिन्न तकनीकों को सिखाया जा रहा है। साथ ही महिला एवं बाल उत्पीड़न कानून से अवगत कराना तथा शोषण के खिलाफ जागरूक करना भी इन कार्यक्रमों का मुख्य उद्देश्य है। हमारे समाज में लिंग भेद भी एक मुख्य समस्या है। भारतीय संविधान में बालकों एवं बालिकाओं को समानता का अधिकार प्राप्त है, फिर भी लड़के लड़कियों में अनेक प्रकार से भेदभाव किया जाता है। लड़कियों को कहीं कहीं तो प्रारंभिक शिक्षा जैसी मूलभूत आवश्यकताओं से भी वंचित रखा जाता है। यदि कोई लड़की खेलकूद में आगे बढ़ना चाहती है तो उसे ये सब लड़कों के काम है कहकर हतोत्साहित किया जाता है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ भारत सरकार की बालिका सुरक्षा एवं विकास से संबंधित महत्वपूर्ण योजना है। इस योजना की शुरुआत जनवरी 2015 में की गई।
इस योजना का मुख्य उद्देश्य बालिकाओं को शोषण से बचाना और शिक्षा के माध्यम से सामाजिक एवं वित्तीय रूप से स्वतंत्र बनाना है। वास्तव में लड़कियों को उनके अधिकारों से वंचित करके हम अपने समाज की शक्ति का आधा हिस्सा व्यर्थ कर देते हैं। आज लड़कियां हर क्षेत्र में लड़कों की बराबरी कर रही हैं। खेलों में आप जानते हैं पीटी उषा, कर्णम मल्लेश्वरी, सानिया मिर्जा, झूलन गोस्वामी, मिताली राज, एमसी मैरी कॉम, साइना नेहवाल, पीवी सिंधु और साक्षी मलिक आदि ने भारत का नाम ऊंचा किया है। समाज सेवा में मदर टेरेसा तथा मेधा पाटेकर के नाम उल्लेखनीय हैं। भारतीय मूल की दो महिलाएं आप सभी जानते होंगे, कल्पना चावला एवं सुनीता विलियम्स ने अंतरिक्ष के क्षेत्र में ख्याति अर्जित की है। इट मीन्स वो बहुत प्रसिद्ध हुई हैं। राजनीति के क्षेत्र में इंदिरा गांधी, सरोजनी नायडू, सुचेता कृपलानी, विजय लक्ष्मी पंडित, प्रतिभा पाटिल आदि ने भी महत्वपूर्ण योगदान दिया है। आप देख सकते हैं पिक्चर है सुचेता कृपलानी की और ये है कल्पना चावला जो कि अंतरिक्ष में गई। हमारे राष्ट्रीय प्रतीक, हमने देखा कि हमारा देश विविधताओं में एकता की भावना को समेटे हुए, इट मीन्स एक है, एकता को दर्शाता है। हमारे देश की एकता और भाईचारे की पहचान कुछ प्रतीक चिन्हों से भी होती है। ये चिन्ह राष्ट्रीय प्रतीक कहलाते हैं। तो देखते हैं हम अपने राष्ट्रीय प्रतीकों को। तो पहला है राष्ट्रीय ध्वज। राष्ट्रीय ध्वज यानी कि हमारे देश के ध्वज में 3 रंग कौन कौन से होते हैं? केसरिया, सफ़ेद, हरा है, इसलिए से क्या कहते हैं? तिरंगा कहते हैं। हर रंग का अपना अलग महत्व और संदेश होता है। जैसे कि सबसे ऊपर का होता है केसरिया रंग जो कि बलिदान का प्रतीक है। बीच में होता है सफ़ेद रंग तथा नीचे जो है कौन सा रंग है? हरा रंग है। तो सफ़ेद रंग जो है वो शांति का प्रतीक है और हरा रंग जो है हमारी धरती पर जो हरियाली है, हरियाली को दर्शाता है। ध्वज के बीच में क्या है? एक चक्र है जो कि उन्नति की ओर अग्रसर होने का प्रतीक है। यह चक्र जो है कैसे रंग का है? नीले रंग का बना होता है। इसमें 24 तिलियां होती हैं। ध्वज की जो लंबाई होती है वो और चौड़ाई वो कितनी होती है? ध्वज की लंबाई 3:2 का अनुपात होता है, यानी कि 3:2 का अनुपात में होती है। अब हम यहाँ पर राष्ट्रीय ध्वज से संबंधित नियम देखेंगे। ध्वज फटा पुराना या खराब रंगों वाला नहीं होना चाहिए। ध्वज में हमेशा केसरी रंग ऊपर रहता है। इसे निजी वाहनों पर तथा परिधान के रूप में कमर के नीचे या अधोवस्त्र के रूप में इस्तेमाल न करें। सूर्यास्त से पहले ध्वज को उतार लें, यानी कि सूर्य के छिपने से पहले ध्वज को उतार लेना चाहिए। ध्वज फहराते समय झुका ना हो। देश के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति या प्रधानमंत्री का निधन होने पर पूरे देश में राष्ट्रीय ध्वज आधा झुका दिया जाता है। नेक्स्ट प्रतीक चिन्ह है राष्ट्रगान। राष्ट्रीय पर्वों पर ध्वज फहराने के बाद हम राष्ट्रगान गाते हैं। इसके रचयिता कौन है? गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर। राष्ट्रगान के गायन की अवधि कितनी होती है? 52 सेकेंड होती है। नेक्स्ट है राष्ट्रगीत। तो आपने सुना होगा हमारा राष्ट्रगीत कौन सा है? तो हमारा राष्ट्रगीत है वंदे मातरम। बंकिम चंद्र चटर्जी ने वंदे मातरम गीत की रचना की है जिसे जनगण मन के समान दर्जा प्राप्त है। यह गीत स्वतंत्रता संग्राम में जन जन का प्रेरणा स्रोत था। इसका प्रथम पद इस प्रकार है, तो आप देख सकते हैं इसका प्रथम पद जो है वो इस तरीके से वंदे मातरम सुजलाम सुफलाम मलयम सीताराम। तो ये जो है यहाँ पर आप इसे पढ़ेंगे, ये वंदे मातरम है। नेक्स्ट राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह है राष्ट्रीय पशु। तो राष्ट्रीय पशु है बाघ, यानी कि भारत का राष्ट्रीय पशु जो प्रतीक है वो किसका है? बाघ का, यानी कि बाघ जो है राष्ट्रीय पशु का प्रतीक है। भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है। यह पीले रंग का धारीदार पशु है। अपनी दृढ़ता, फुर्ती और अपार शक्ति के लिए बाघ को राष्ट्रीय पशु कहलाने का गौरव प्राप्त है। बाघ की जो प्रजाति भारत में पाई जाती है उसे रॉयल बंगाल टाइगर कहते हैं। भारत में बाघों की संख्या लगातार घटती जा रही है। इसे रोकने के लिए अप्रैल 1973 में बाघ परियोजना शुरू की गई। कब की गई? 1973 में। ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है कि बाघ परियोजना जो है वो कब शुरू की गई? तो अप्रैल 1973 में बाघ परियोजना के अंतर्गत देश में अब तक 50 बाघ अभयारण्य, ऐसा वन क्षेत्र यानी कि अभयारण्य उसे कहते हैं, ऐसा वन क्षेत्र जहां पशु पक्षियों का शिकार करना मना होता है। तो ऐसे जो है 50 बाघ अभयारण्य बनाए गए हैं। अब नेक्स्ट है राष्ट्रीय प्रतीक राष्ट्रीय पक्षी। भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है। इस रंग बिरंगे पक्षी की गर्दन लंबी होती है तथा सिर पर पंखे के आकार की कलगी होती है। मादा की अपेक्षा नर मोर अधिक सुंदर होता है। उसकी गर्दन चमकीली नीली होती है तथा पूंछ लंबी और चमकीले हरे पंखों की बनी होती है। नर मोर अपने पंखों को फैलाकर आकर्षक नृत्य करता है। मादा मोर का रंग भूरा होता है। वह नर मोर से थोड़ी छोटी होती है और उसकी पूंछ बड़ी नहीं होती। नेक्स्ट प्रतीक है राष्ट्रीय पुष्प। भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है? कमल है। यह एक पवित्र पुष्प है
तथा प्राचीन भारतीय कला और पुराणों में इसका एक महत्वपूर्ण स्थान है। प्राचीन काल से ही कमल भारतीय संस्कृति का शुभ प्रतीक माना जाता रहा है। नेक्स्ट है राज चिन्ह। तो राज चिन्ह क्या है? भारत का राज चिन्ह है सारनाथ में स्थित अशोक स्तंभ से लिया गया है। राज चिन्ह में 4 सिंह हैं, आप देख सकते हैं, एक यहाँ पर है, 2 साइड में और एक पीछे की तरफ है। प्रत्येक सिंह का मुंह पूर्व, पश्चिम, उत्तर तथा दक्षिण दिशा की तरफ रहता है। इसके नीचे एक पट्टी है, ये जो पट्टी है देख सकते हैं, जिसके बीच में एक चक्र है, यहाँ पर एक चक्र है। इस चक्र के दाईं और एक क्या है? सांड है, और बाईं और एक घोड़ा है। इस स्तंभ में नीचे देवनागरी लिपि में सत्यमेव जयते लिखा है, जिसका अर्थ होता है कि सत्य की ही विजय होती है। तो ये था आपका पाठ। आप इसे एक बार फिर से पढ़ेंगे, समझेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। If you like this video, please like and share, and if you are new on this channel, please subscribe the channel. Thank you.